हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो देखते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, सपोज हमारे पास इस तरह से कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है। तो बॉडी का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, mg। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या तो इसको n से डिनोट कर सकते हैं या फिर r के साथ, ठीक है। और मान लिया कि जो बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, लेट इट बी कैपिटल F। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगी, इसके ऑपोजिट, क्योंकि हमें पता है जो फ्रिक्शन है इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है कि इट इज़ द एंगल विच नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारे पास थी नॉर्मल रिएक्शन, ये थी फ्रिक्शन, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, डायगनल, क्योंकि ये भी एक हमारे पास वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगनल, ठीक है। इस तरह से लेट इट बी आर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक तो इन दोनों का हो गया रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दोबारा देख सकते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन ये वाली एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन वाला वेक्टर लगाया है, बिल्कुल इसके पैरेलल में एक और वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये भी एफ होगा। फिर सिमिलरली जैसे ये एन वेक्टर है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, उसके पैरेलल में एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूँ, लेट इट बी ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे देखो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने एच, और ये हो गया बेस। अब हमारे पास तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, tan। इसीलिए यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, दैट विल बी इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, और इसके अलावा जो बेस है वो है हमारे पास ए बी। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, बी सी की जगह पे देखो क्या आएगा, एफ के पैरेलल ड्रॉ किया है इसीलिए एफ, और ए बी के पैरेलल क्या था, ये नॉर्मल रिएक्शन थी, ठीक है। लेट इट बी एन। अब हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास ये चीज़ होती है, ये देखिए, जैसे F इक्वल्स टू म्यू एन होता है हमारे पास, है ना। तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसके अंदर। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल आ गया, म्यू के, ठीक है। तो ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो ये देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है। सपोज मैं यहाँ पे किसी भी तरह का एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी पड़ी हुई है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो इस बॉडी का जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, दैट विल बी mg, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरह से लेट इट बी इक्वल टू आर, ठीक है। और क्योंकि अगर इंक्लाइन प्लेन पे इसको रखा हुआ है तो बॉडी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे तो इसकी तरफ फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगी, इसके ऑपोजिट, ऐसे। अब ये वाला जो एंगल है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। डेफिनेशन देखिए, it is that angle of inclination for which the body on the inclined plane is just about to slide down। जैसे ही हमने ये inclined plane को थोड़ा थोड़ा ऊपर करना स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होती है,
ठीक है। अगर ये जो एंगल है हमारे पास, सपोज ये थोड़ा सा नीचे है, उस टाइम पे बॉडी मतलब नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे बॉडी जस्ट एबल टू स्लाइड डाउन, और फिर जैसे थोड़ा और एंगल को इंक्रीज किया तो बॉडी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो वो वाला एंगल जहाँ पे बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये एंगल अल्फ़ा है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिकली ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। तो अब एम जी के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं यहाँ पे, एक ये वाला और एक एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं कॉस, और दूसरे वाले को साइन। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट बन गया एम जी कॉस अल्फ़ा, और ये वाला कंपोनेंट बन गया एम जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। देखो, अगर हम लोग ये वाली फोर्सेस की बात करें, साइडवर्ड फोर्सेस की, तो एक तरफ F है और एक तरफ एम जी साइन अल्फ़ा है। तो मैं लिख सकती हूँ F इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की बात करती हूँ तो ऊपर R है और नीचे एम जी कॉस अल्फ़ा, यानी R इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फ़ा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब मैं दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। जब डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी, F बाई आर इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एम जी कॉस अल्फ़ा। एम जी से एम जी कट, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू आर। ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो म्यू आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू साइन बाय कॉस इज टैन अल्फ़ा। आर से आर कट, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, टैन अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन भी आ जाता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एक न्यूमेरिकल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 1/√3। For what angle of inclined plane with the horizontal the body placed on it starts sliding down। हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल जो फाइंड करना है वो कौन से वाला है, एंगल ऑफ रिपोज है या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। सो ये यहाँ पे देखो इंक्लाइंड प्लेन की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा, और यानी कि हमें यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, अब उसने गिवन क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 1/√3, यानी कि उसने हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है 1/√3। ठीक है, अब हमें पता है कि जो म्यू होता है विच इज़ इक्वल टू टैन अल्फ़ा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 विच इज़ इक्वल टू टैन अल्फ़ा, और अगर मुझे यहाँ से अल्फ़ा निकालना है तो टैन उधर जाके क्या बनेगा, टैन इनवर्स, इसीलिए अल्फ़ा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 1/√3। और टैन इनवर्स मतलब सॉरी, जब टैन की जो 1/√3 वैल्यू है वो कौन से एंगल पे आती है, दैट इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।